नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, और जो कि एसकेएन यूनिवर्सिटी जॉबनेर है उसमें न्यू सब्जेक्ट ऐड हुई है। पहले 10 सब्जेक्ट थी, एक और सब्जेक्ट ऐड हो गई, या इसके अलावा अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट हो उसके भी टॉपिक फर्स्ट की आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साथियों ये न्यू सब्जेक्ट ऐड हुई है। आपको पता है इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं था, और मटेरियल भी था तो अच्छा प्रॉपर कोई मटेरियल नहीं था सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको अच्छा मटेरियल अब अवेलेबल होने वाला है ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। कि सर ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी हमारे को नोट्सों की, वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये आपके सब्जेक्ट है, और बिल्कुल आसान भाषा में इस सब्जेक्ट की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस सब्जेक्ट का कोड क्या है। कोड है एग्रोन 122, और बात करें इसके टाइटल की नेचुरल फार्मिंग। इसके साथ साथ ही रामबाण क्लास फर्स्ट अपनी होने वाली है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें कोई भी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं ऐड होती है, उसका मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, और वो कॉमन बैक आती है सभी के, क्योंकि वो लिखते ही ऐसा है, और फिर कॉमन बैक देनी पड़ती है जो भी एग्जामिनर होता है उसको। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक बार बताना है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर जो अपनी जो सब्जेक्ट है, जो नेचुरल फार्मिंग, वो कंप्लीट मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके पीडीएफ नोट्स क्लासेस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही ये जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी इसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा, पर सेकंड पार्ट कब आएगा, जब इस सब्जेक्ट पर, इस क्लास पर कोई रेस्पॉन्स आएगा कि हाँ आपको इस क्लास से बेनिफिट हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, अच्छे से प्यार देंगे, अच्छे से आपकी रहेगी कि सर हमारे को क्लास की डिमांड है, तो क्लास आपकी बिल्कुल आएगी और जल्द आएगी। अगर आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी, इस क्लास पर रेस्पॉन्स ही नहीं रहेगा कि आपको जरूरत ही नहीं है, आपके पास में अच्छा स्टडी मटेरियल है, तो फिर इसकी क्लास नहीं आएगी। वरना आपकी डिमांड रहेगी, कमेंट्स वगैरह आएंगे और अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो बिल्कुल आपके लिए क्लास आएगी। साथियों, अपन कॉन्सेप्ट वाइज इतनी मैं बता देता हूं साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है ना बिल्कुल आसान भाषा में, तो बिल्कुल आसान भाषा में ये क्लास होने वाली है। इसके साथ साथ ही रामबाण ये क्लास होगी। बस आपको करना कुछ भी नहीं है। आप बोलते हो कि सर ये बिल्कुल आसान भाषा में होगी, बिल्कुल आसान भाषा में समझाओगे, कि हमारे को एक टॉपिक आप आसान भाषा में समझा दो। इस क्लास में आप एंड तक बने रहना, इसके बाद में मैं इस टॉपिक को इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आपको एंड में खुद आप रिवाइज करोगे। जैसे मेरे से सुनोगे, समझोगे सारे टॉपिक को, इसके बाद में साथ में मेरे साथ में आप क्या करोगे, इसको रिवाइज करोगे। सबसे पहले अपन चलते हैं कि कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडियन हेरिटेज ऑफ एंसाइंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। बस आपको करना क्या है, इस सब्जेक्ट में, इस क्लास में एंड तक आपको बने रहना है इस टॉपिक की, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अपन ओनली टॉपिक की बात नहीं करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के बेसिक टर्म्स की भी अपन बात करेंगे। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक होता है, तो उसकी क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि अपन टॉपिक के अनुसार तो लेंगे ही लेंगे, पर इसके आसपास की चीजों को भी अपन समझेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। अपना टॉपिक रहने वाला है इंडियन हेरिटेज ऑफ एंसाइंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इसको बाद में समझते हैं, पहले अपने जो टाइटल है नेचुरल फार्मिंग। क्या है? नेचुरल फार्मिंग। और एक होता है साथियों, नेचुरल फार्मिंग हो गया, एक अपने आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या आता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि सर इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन दोनों जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को एक ही मानते हैं, पर एक ही नहीं है ये। हाँ, एक चीज है, दोनों ही क्या है, केमिकल फ्री है, मतलब रसायन मुक्त क्या है, फार्मिंग है, केमिकल फ्री है। चाहे नेचुरल की बात करें चाहे ऑर्गेनिक की बात करें, दोनों ही क्या है, केमिकल फ्री है, रसायन मुक्त है। बस एक छोटा सा अंतर रहेगा जो कि नेचुरल फार्मिंग में, वो अपन कंप्लीट चर्चा कब करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, सेकंड टॉपिक में करेंगे। कि सर फिर आप आज की क्लास में क्या पढ़ाओगे? आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे साथियों इंडियन हेरिटेज ऑफ एंसाइंट और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर।
एक तो एंसाइंट एग्रीकल्चर और एक अपने को पढ़ना है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। कि सर एंसाइंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, जो प्राचीन तौर तरीके हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है कि कैसे विकास हुआ। जैसे अपन बात करें कि अभी अपन जो गेहूं खा रहे हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, क्या ये हजारों साल पहले से ही ये चले चले आ रहे हैं? ऐसा नहीं है साथियों, इनका विकास धीरे धीरे हुआ है। वो किस प्रकार से हुआ है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इसी का मतलब है एंसाइंट एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल, कि ये परंपरा के रूप में जो अभी चल रही है ना, ये जो खेती चल रही है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि सर ये जो इंडियन हेरिटेज ऑफ एंसाइंट है ये क्या होता है। साथियों, जो अपने एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले देखो कि जो अपनी एग्रीकल्चर है, कृषि है, कृषि का विकास या जो प्रारंभ माने अपन खेती का प्रारंभ कब हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। और तब से आज तक लेकर तब से लेकर आज तक कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे मैं बात करूं, जैसे केला जो बनाना होता है, बनाने की आप वाइल्ड स्पीसीज सर्च करना, गूगल पर आप सर्च करना वाइल्ड स्पीसीज, वो आपको आ जाएगी, मिल जाएगी। अब वाइल्ड स्पीसीज में देखोगे तो छोटा तो फल होता है और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं, उसको अपन नहीं खा सकते। सही। अब इसका धीरे 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 क्या हुआ? विकास हुआ। और प्रेजेंट टाइम में ऐसा है कि अपन खा भी सकते हैं और अपने को न्यूट्रिएंट्स भी उससे अवेलेबल होते हैं। तो पहली चीज क्या सीखने को मिली? जो खेती का जो विकास हुआ है, कृषि का जो विकास हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है। आपने सुना होगा कि पहले के लोग क्या करते थे, जैसे कोई भी जानवरों का शिकार करके उनको भोजन के रूप में लेते थे, पहले कच्चे रूप में। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार होने के बाद में उनको पकाकर खाने लगे। फिर धीरे धीरे जो फल फ्रूट है, इनका क्या हुआ? इनकी कल्टीवेशन होने लगी, इनका प्रोडक्शन होने लगे, इनको खाने लगे। फिर धीरे धीरे क्रॉप्स का क्या हुआ? विकास हुआ। इसी प्रोसेस को अपन समझेंगे तो यही है एंसाइंट एग्रीकल्चर। पहले अपन थ्योरी के रूप में समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट वाइज अपन वैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जो कृषि है, कृषि क्या होती है? भूमि को खोदकर या जुताई करके उसमें जब अपन बीज लगाते हैं और उससे अपन भोजन का या जो अनाजों का जो प्रोडक्शन करते हैं, उसको कहते हैं कृषि या फार्मिंग। देखो, भूमि को खोदकर या जोतकर बीज बोकर व्यवस्थित रूप से अनाज जो पैदा करने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कृषि कहते हैं। आई होप कृषि की डेफिनेशन समझ में आएगी। इसके बाद में है मनुष्य ने खेती कब, कहां, कैसे प्रारंभ की? अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक इसका प्रमाण नहीं है कि मनुष्य ने खेती कब, कहां से और कैसे स्टार्ट की थी। हाँ, खेती के कुछ अवशेष मिलते हैं, उनसे अपन अनुमान लगाते हैं, पर इसका कोई रियली में क्या नहीं है? प्रमाण नहीं है। देखो अब आगे की ओर, आगे है कि अफ्रीका और अरब के, मतलब कुछ एरिया जैसे हैं, अफ्रीका और अरब का जो रेगिस्तानी भाग है, और भी भाग है, जैसे तिब्बत और मंगोलिया के जो ऊंचे पठार है और मध्य ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर खेती अब भी नहीं करते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी खेती नहीं करते हैं। सही। इसके बाद में बात करें तो पहले मनुष्य क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार करके अपने भोजन के रूप में लेता था। पहले जो मनुष्य हैं वो जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। बाद में धीरे धीरे कंदों को, मूल को, फल को, सब विकसित अनाज आदि का क्या करने किया? आदि का जो यूज करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, मतलब भोजन के रूप में यूज करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में बात करें, जो है भोजन पैदा करने की जो विधि है, इसका धीरे धीरे विकास हुआ। मतलब इसके बाद में धीरे धीरे समय चेंज होता गया। इसके साथ साथ में किसका जो भोजन है, कृषि है, कृषि का क्या किया? आविष्कार किया। खेती का क्या किया? आविष्कार किया। भोजन पैदा करने की विधि का क्या किया? आविष्कार किया। और फ्रांस में, मतलब अब जो अवशेष अपने को मिलते हैं कि रियली में खेती थी क्या,
इसके अवशेष क्या मिलते हैं? पहला अवशेष मिलता है फ्रांस में जो आदिम जो गुफाएं थी, इनका जब क्या किया साथियों, उत्खनन और अध्ययन किया, तो अपने को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ साथियों, कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोगों को पहले से ही पता है कि जो पाषाण काल था या प्रागैतिहासिक जो काल था, तब से ही क्या होती आ रही है, खेती होती आ रही है। ये फ्रांस में जो गुफाएं थी उनके उत्खनन से पता चला। इसके बाद में जो हल में जो बैल वगैरह से अपन क्या करते थे, जुताई करते थे, इसके जो प्रमाण है वो मिस्र की जो प्राचीन कला थी, इससे अपने को क्या मिलते हैं, रेफरेंस मिलते हैं। इसके साथ ही अमेरिका में केवल खुरपी और मिट्टी को खोदने वाली लकड़ी का क्या चलता है, पता चलता है पहले के प्राचीन काल से। सही। इसके बाद में देखो आगे की ओर, देखो आगे की ओर चलते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व अपन ने क्या किया कि 10,000 वर्ष पूर्व कृषि का क्या हुआ था, कृषि का प्रारंभ हुआ था, मतलब खेती करना क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। अब 10,000 वर्ष पूर्व अपन ने क्या कर दिया, पौधों, फसलों और पशुपालन और कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, और जल्द ही यहाँ के जो मनुष्य हैं गतिहीन जो जीवन जीना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे किसका विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ साथियों, जो कृषि उपकरण है उनका क्या हुआ, विकास हुआ। मतलब उपकरणों को खोज करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। मतलब उपकरण क्या है, खोज में आने लगे, मतलब उपकरणों की क्या करने लगे, खोज करने लगे। इसके बाद में दोहरी जो प्रणाली है, मतलब दोहरा आगमन, दोहरा आगमन किसको बोलते हैं, जैसे एक वर्ष है, एक वर्ष में 6 महीने एक फसल होती है, 6 महीने एक फसल होती है। पहले के टाइम में क्या होता था, एक ही फसल, फिर इसके बाद में धीरे धीरे आगमन हुआ कि एक वर्ष में 2 फसलें लेने लग गए, मतलब एक वर्ष में 2 फसलें लेने लग गए। फिर इसके बाद में परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि उत्पाद तत्कालीन व्यापारिक व्यवस्था के माध्यम से, मतलब जैसे ही प्रोडक्शन होने लगा, 2 फसलें लेने लगे एक साल में, अब इसका प्रोडक्शन का व्यापार करने लगे। पहले तो राज्य राज्य में करने लगे, फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, विश्व के लेवल पर भी क्या करने लगे, अनाजों को जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता था विदेशों में भेजना, विदेशों की फसलों को यहाँ पर लाना, ये क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और व्यापार का क्या आने लगा, धीरे धीरे महत्व समझ में आने लगा। इसके साथ ही पौधों और जानवरों का जब महत्व समझ में आया मनुष्य को, तो इनकी पूजा भी क्या करने होने लगी, मतलब इनकी पूजा भी की जाने लगी। कब, जब पौधों और जानवरों की पूजा करने लगी, क्योंकि इनकी जो भूमिका है, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो अपने को समझ में आने लगा, तो इनकी क्या होने लगी, पूजा होने लगी। इसके साथ ही भारत में पाषाण युग में कृषि का विकास कितना और किस प्रकार से हुआ था, इसकी पूरी जानकारी अपने को अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ अवशेष मिले। सिंधु नदी के कांथा और पुरावशेषों की खुदाई से इस बात की प्रचुर प्रमाण मिले कि 5,000 वर्ष पूर्व कृषि उन्नत अवस्था में थी। अपने को पता है 10,000 वर्ष पूर्व क्या ही खेती, अपने मतलब खेती की शुरुआत हुई। अब प्रमाण मिलता है सिंधु नदी के पास में, जो भी अपने को अवशेष मिले उनसे प्रमाण मिलता है कि 5,000 वर्ष पूर्व जो खेती थी वो उन्नत अवस्था में करने लगे थे, मतलब उन्नत अवस्था की खेती करने लगे थे। इसके साथ ही और राजस्व अनाज के रूप में दिया जाता था, और इसका अनुमान जो है पुरातात्विक स्थल पर बड़े बड़े कक्षों से लगाए जा सकते हैं। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, इसमें बड़े बड़े कोठार और आधार पर करते हैं। मतलब जो मोहनजोदड़ो थे, इसमें क्या मिला था, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इसमें क्या मिले थे, कोठार मिलते। कोठार किसको बोलते हैं, जहां पर अनाज वगैरह रखते हैं, उनके अवशेष मिले। इसके साथ ही वहां पर खोदे गए गेहूं और जौ के नमूने से यह सिद्ध होता है कि उन दिनों उस क्षेत्र में इनकी बुआई की जाती थी। मतलब जब इनकी खुदाई वगैरह हुई तो वहां पर गेहूं और जौ के अवशेष मिले, मतलब उस टाइम भी क्या करते थे, खेती करते थे इनकी। और इसके बाद में है वहां पर पाए जाने वाले जो गेहूं के जो दाने हैं वो टिर्टिकम कॉम्पैक्टम या टिर्टिकम स्पोरोकोकम जो प्रजाति है इसके मिले थे। जो टिर्टिवम एस्टिवम है उसके नहीं थे, टिर्टिकम स्पोरोकोकम के थे। इसके बाद में देखो इन दोनों प्रजातियों के गेहूं खेती आज
पंजाब में की जाती है। मतलब ये दोनों जो प्रजातियां हैं इनकी खेती कब की जाती है, कहाँ पर की जाती है, अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब में की जाती है। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो होर्डियम जो वल्गेर प्रजाति है, इस जाति को जो मिस्र पिरामिड में मिलते हैं, मतलब जो मिस्र पिरामिड है वहां पर इस प्रजाति के अवशेष मिलते हैं। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे है कि जो भारत है, भारत में जो भी कृषि का इतिहास मिलता है ना, कि कृषि के ये उपकरण थे, ये प्रणालियां पहले अपनाते थे, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें कृषि के उपकरण वगैरह इनकी जानकारी मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, ऋग्वेद और अथर्ववेद और जो भी अनेक रचनाएं हैं उन सभी में कृषि की जो कला है, कृषि के जो उपकरण है, उन सभी की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके बाद में देखो अलग अलग काल थे, उनमें क्या हुआ साथियों, जो अपनी कृषि है, कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ, इनमें सभी में क्या मिले, कृषि के अवशेष मिले। सबसे पहले ऋग्वेद आता है, इनमें कृषि की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में, रामायण में, महाभारत में, कृषि परंपरा में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, अमरसिंह का अपरकोश में, पतंजलि का महाभाष्य में, और इसके बाद में संगम साहित्य में, और जो सदी पुराना है इनमें क्या मिलता है साथियों, इनमें मिलता है जो भी कृषि है, कृषि के अवशेष, उपकरण वगैरह, इनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इन पॉइंटों से अपने को क्या समझ में आया, इन पॉइंटों से अभी तक अपने को क्या समझ में आया कि जो कृषि है, कृषि का धीरे धीरे विकास हुआ। 10,000 ईसा वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, फिर इसके बाद में जब क्या करते थे, जो किसान, जो भी मनुष्य है, मनुष्य क्या करते थे, जो भोजन है वो जानवरों से करते थे, फिर पहले तो कच्चे रूप में, फिर बाद में पकाने लगे, पकाने के बाद में कंदमूल वगैरह, फल वगैरह, फिर इसके बाद में धीरे धीरे अस्तित्व किसका आया, फसलों का आया। और 5,000 वर्ष पूर्व जो कृषि है वो उन्नत ढंग से करने लगे, और इनके परिणाम कहाँ पर मिलते हैं, इनके परिणाम कहाँ पर मिलते हैं, इनके प्रमाण मिलते हैं जो भी सिंधु नदी है, जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी प्राचीन अभिलेख है उनसे मिलती है, और इन अभिलेखों के बारे में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर मिलते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं हिस्टोरी ऑफ जो एंसाइंट एग्रीकल्चर है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है वो चीजें मैं बता देता हूँ। इंग्लिश को देखकर घबराना मत, क्योंकि कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना है। देखो सबसे पहले है मंकी का जो विकास हुआ वो 1.5 मिलियन ईयर इसका उद्भव हुआ। फिर इसके बाद में जो जावा मैन या जो होमो इरेक्टस है, इसका 15 लाख ईयर से एगो हुआ। फिर इसके बाद में है क्रोमैग्नन का विकास हुआ, उद्भव हुआ। फिर इसके बाद में मॉडर्न मैन का क्या हुआ, उद्भव हुआ, जिसको जाना जाता है होमो सेपियंस। तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है, होमो सेपियंस है, मॉडर्न मैन है। और इसका जो विकास है वो 250 वर्ष पहले हुआ था, 250,000 ईयर्स एगो, मतलब 250 साल पहले इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। किसका, मॉडर्न मैन का या होमो सेपियंस का। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि जो अपनी कृषि का जो विकास हुआ था, जो जीवों का जब विकास हुआ था, तो ये कैसे हुआ। इसमें देखो सबसे पहले ब्रेन का क्या हुआ, विकास हुआ, ब्रेन का या मस्तिष्क का क्या हुआ, विकास हुआ। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के टूल्स का क्या हुआ, विकास हुआ। फिर इसके बाद में जो हंटिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों का क्या करने लगे, शिकार करने लगे, फिर इनको पकाकर खाने लगे। फिर इसके बाद में डॉग, मतलब कुत्ते का पालन किया जाता था। पशुओं से पहले कुत्ते का पालन किया गया था। और क्यों किया गया था, शिकार में ये क्या होते थे, सहायक होते थे, मतलब शिकार करने में सहायक होते थे, इसलिए कुत्तों का क्या करने लगे, पालन करने लगे। इसके बाद में जो भी फसलें वगैरह हैं उनको क्या करने लगे, गैदरिंग ऑफ सीड्स, लीव्स, फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, मतलब जो जंगली वेराइटीज थी उनके सीड्स वगैरह को एकत्रित करने लगे, धीरे धीरे इनको क्या करने लगे, उगाने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब कुछ जो अपने आती है, कुछ इवेंट्स आते हैं कि इनका कैसे कैसे विकास हुआ था। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, AA हो चाहे AO हो, AF हो, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज आती है कि ये तो जो मनुष्यों का जो विकास हुआ था वो सारी चीजें आती है कि कब कब
विकास हुआ वो अपन ने पहले भी चर्चा कर ली है। एक बार आप सारणी से याद करो तो सारणी से भी कर लेना, अभी अपन डायग्राम के थ्रू पढ़े थे। अब देखो 10,000 वर्ष पूर्व किसका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालन। किसका डोमेस्टिकेशन, जो डॉग है, डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ और किसके लिए, शिकार के लिए। कहां पर, ईरान और इजराइल में। फिर इसके बाद में ये पूछी जाती है, ये जितने भी टिक लगा रखे हैं ये पूछे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। इसके बाद में आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, मतलब भेड़ का और बकरी का पूछ ले तो भेड़ का तो कब, भेड़ का तो 8,700 ईसा पूर्व है, और अगर पूछ ले आपको बकरी का तो बकरी का कब आ जाएगा, 7,700 ईसा पूर्व है। तो देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, और इसके बाद में आ जाएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट। इसके बाद में देखो 7,500 बीसी, इसमें क्या आ जाएगा साथियों, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो और जो बार्ले है इसका कब स्टार्ट हुआ, इसका हुआ 7,500 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद में आता है साथियों नेक्स्ट 6,000 ईसा पूर्व। इसमें देखो, इसमें आता है अपने डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स। क्या आता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल और पिग्स आता है। मतलब जो कैटल है, जो अपने गाय वगैरह जो पशु होते हैं उनका क्या हुआ, विकास हुआ। कब, 6,000 के पहले। फिर इसके बाद में आता है कल्टीवेशन। अब इनको कैसे याद रखोगे, उनमें दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं साथियों, दो पार्ट आते हैं। दो पार्ट में पहला पार्ट तो किसका आ जाएगा, पहला पार्ट आ जाएगा जानवरों का, और दूसरा पार्ट किसका आ जाएगा, दूसरा पार्ट अपने आ जाएगा फसलों का। तो इन दोनों का आपको अलग अलग करना है, अलग अलग आप इनको डिवाइड करना, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, याद करना है। सबसे पहले कि जो जानवर है, जानवर को क्या करना है, अलग करना है, जानवरों को क्या करना है, अलग करना है। फिर इसके बाद में जो अपने हैं फसलें हैं, फसलों को क्या करना है, अलग करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक चार्ट के रूप में आप बनाना और फिर याद करना। 10,000 ईसा पूर्व किसका हुआ, 10,000 बिफोर क्रिस्ट, इसका अगर बात करें तो ईसा पूर्व है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, मतलब जो अपने हैं कुत्ते का पालन कब स्टार्ट हुआ, कुत्ते का पालन स्टार्ट हुआ 10,000 बिफोर क्रिस्ट। और इसके बाद में आ जाएगा 8,700, मतलब 8700 के पहले किसका, भेड़ का पालन शुरू हुआ, और बकरी का पालन 7,700 बिफोर क्रिस्ट। और इसके बाद में आ जाएगा जो कल्टीवेशन कब, किसकी, जौ की और गेहूं की, 7,500 बिफोर क्रिस्ट। और 6,000 बिफोर क्रिस्ट किसका, कैटल और पिग्स का। इसके बाद में 4,400 बिफोर क्रिस्ट ये आ जाएगा मेज का। फिर इसके बाद में 4,000 बिफोर क्रिस्ट ये आ जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे विकास हुआ। इनका बात करें ना, अगर आपको पूछेगा वहां पर कि जो आपके पोटैटो है, पोटैटो की कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी साथियों 3,500 बिफोर क्रिस्ट। इसके बाद में है व्हील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हील या पहिए का विकास कब हुआ, ये हुआ था 3,400 बिफोर क्रिस्ट। इसके बाद में ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स, मतलब जो ब्रॉन्ज है इसका उपयोग कब करने लगे, टूल्स बनाने के लिए, उपकरण बनाने के लिए। तो इसमें आता है साथियों 3,000 बिफोर क्रिस्ट। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2,900 बिफोर क्रिस्ट, प्लो। प्लो का आविष्कार, जुताई का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। इसके साथ साथ ही जो इरिगेटेड जो फार्मिंग है, मतलब जो सिंचित कृषि है, सिंचाई करके जो फसलों का उत्पादन करने लगे, वो 2,900 बिफोर क्रिस्ट। फिर इसके बाद में 2,700 बिफोर क्रिस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथ इन चाइना, मतलब इसमें क्या आता है, डोमेस्टिकेशन मतलब इनका क्या करने लगे, अपन पालन करने लगे, सिल्क मोथिन का। इसके बाद में आते हैं 2,300 बिफोर क्रिस्ट कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों और क्या आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा। फिर आता है 2,200 बिफोर क्रिस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल। इसके बाद में बफेलो और एलिफेंट। अब मैं आपको पूछता हूं कि जो अपने कैटल का जो हुआ था, कैटल का जो डोमेस्टिकेशन है वो कब शुरू हुआ था, 7,500 बिफोर क्रिस्ट। और अगर पूछ ले बफेलो का 2,200 डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, 2,200 बिफोर क्रिस्ट किसका, बफेलो का, एलिफेंट का और फाउल का। इसके बाद में 1,800 बिफोर क्रिस्ट ये हुआ था साथियों कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, मतलब जो रागी है, रागी की क्या करने लगे, कल्टीवेशन
करने लगे। इस प्रकार से ये आपके दे रखे हैं 1725 में क्या आ जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। और एक और याद रखना 1400 बिफोर क्रिस्ट, यूज ऑफ आयरन इन मिडिल कास्ट, मतलब आयरन का, लोहे का क्या करने लगे थे, यूज करने लगे थे। इस प्रकार से अपने आते हैं ये। तो इनमें से जो मैंने पहले बताया वो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं। एक ये आयरन वाला याद रखना, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसको बढ़िया चार्ट लगा के बढ़िया अभी से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे डब्ल्यूओ हो, चाहे पीजीओ। मान लो कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं पूछा जाए, क्योंकि पूछ सकता है वैसे, पर मान लो नहीं पूछा जाए, पर वहां पर तो ये क्वेश्चन कंफर्म आपका पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। अब अपना जल्दी टॉपिक 10 से 15 मिनट में खत्म होने वाला है। बात करते हैं अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। किसके बारे में बात करते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ये क्या है, एक परंपरागत शैली है। कृषि की क्या है, परंपरागत शैली है। कृषि की एक ऐसी प्राचीन शैली जिसमें स्वदेशी ज्ञान, पारंपरिक जो उपकरण है, प्राकृतिक जो संसाधन है, जैविक उर्वरक है, और किसानों की जो सांस्कृतिक जो भी मान्यताएं हैं, इनका गहन उपयोग करते हैं जिस कृषि की प्रणाली में, तो उसको कहते हैं पारंपरिक कृषि। क्या कहते हैं, पारंपरिक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पारंपरिक कृषि कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट थी, इसके अनुसार विश्व में 250 मिलियन से अधिक आबादी अपनी जीवन निर्वाह के लिए कौन सी करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते हैं। कौन सी करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते हैं, पारंपरिक कृषि करते हैं जीवन निर्वाह के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है। इसके बाद में बात करें कि इसकी विशेषताएं, तो इसमें स्वदेशी ज्ञान और स्वदेशी उपकरणों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ में ही बात करें कि क्या क्या उपकरण यूज करते थे, जैसे कुल्हाड़ी हुआ, इसके साथ कुदाल हुआ, छड़ी हुई, इन सभी स्वदेशी का क्या करते हैं, स्वदेशी उपकरणों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे विधि की बात करें तो आज भी होती है ये, जैसे स्थानांतरित कृषि करते थे, स्लेश या बर्न फार्मिंग। मतलब इसमें क्या करते थे साथियों, जो जंगल के रूप में स्थानांतरित नहीं करते थे क्या, जैसे ये एक जंगल है, ये एक जंगल है, ये एक, अब इसमें 2 से 3 वर्ष तक इसको जलाकर क्या करेंगे, खेती करेंगे। जब इसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, ये आ जाएंगे दूसरे जंगल में, इसको जलाएंगे, यहाँ पर खेती करेंगे, 2 से 3 वर्ष तक रहेंगे, फिर आएंगे तीसरे पर, यहाँ पर जलाएंगे, यहाँ पर खेती करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे फर्स्ट वाले पे, क्योंकि वनस्पति वगैरह उग जाएगी, उसको जला देंगे और वहां पर खेती कर देंगे। ये ओनली जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, आदिवासी लोग अभी भी करते हैं ये खेती। इसके बाद में देखो, पशुपालन सुदूर भूमि बनाने में क्या करता है, मदद करता है, और पर्यावरण के लिए कोई जवाबदेह है और जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब पर्यावरण के लिए ये क्या रहती है, सेफ रहती है। इसके बाद में अधिशेष उत्पादन की क्या रहती है, इसमें क्या रहती है साथियों, आपकी कमी रहती है। जैसे मार्केटेबल सरप्लस होता है, सरप्लस की इसमें क्या रहती है, कमी रहती है। सरप्लस किसको बोलते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। सरप्लस बोलते हैं साथियों, जैसे आप उत्पादन कर रहे हो 10 क्विंटल का, किसका कर रहे हो, 10 क्विंटल का कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका सरप्लस है। सही। अब इसमें मार्केटेबल सरप्लस या मार्केटेड सरप्लस, मतलब ये क्या है, 10 क्विंटल का उत्पादन हुआ, ये तो प्रोडक्शन है। अब इसमें सरप्लस किसको बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे कि जो मार्केटेबल या मार्केटेड, मतलब जो मार्केट में ले जाने योग्य है ना, उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। मतलब ये बच गया, अधिशेष हो गया। पर ये तो उनके जीवन निर्वाह की खेती है, तो जीवन निर्वाह में तो बेचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। जीवन नहीं तो निर्वाह करते हैं, खाते पीते ही हैं, और बेचने के लिए थोड़ा ना करते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो ये 10 क्विंटल में से कुछ सरप्लस नहीं बचता है, मतलब मार्केट में बेचने के लिए नहीं बचता है। इसका मतलब है कि सरप्लस का क्या नहीं रहता है, मतलब अधिशेष उत्पादन की क्या रहती है, कमी रहती है। तो यह क्या आती है, पारंपरिक कृषि की विशेषताएं। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी आए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है पर्यावरण पारंपरिक कृषि का प्रभाव। मतलब जो पारंपरिक जो कृषि है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव रहता है। सबसे पहले तो पोषक तत्वों की कमी। मैंने कहा था 3 प्रारूप हो गए, यहाँ से यहाँ पर आएंगे। मतलब यहाँ से क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ के पोषक तत्व क्या हो गए,
कम हो गए, यहाँ के पोषक तत्व क्या हो गए, कम हो गए, फिर दूसरे फील्ड में फिर तीसरे फील्ड में। तो इस प्रकार से एक तो वनों का क्या होता है, वनों की कटाई होती है और जो मृदा की जो उर्वरता है वो क्या होती है, खत्म होती है। तो पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर इसके बाद में अपन ने बात की कि वनों की क्या करते हैं, कटाई करते हैं, वनों को जलाकर करते हैं, वनों की कटाई करके करते हैं। तो वनोन्मूलन होता है, मतलब वनों की क्या होती है, कटाई होती है और इससे मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है। आपको पता है पेड़ पौधे वगैरह कटेंगे तो मृदा का क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा, मृदा का क्या होगा, इरोजन होगा, सोइल इरोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अपने हुआ क्या, मृदा का क्षरण। इसके बाद में अपना ये जो टॉपिक है आज का कंप्लीट होता है, पर अपन एक बार रिवाइज और करेंगे अपन ने पढ़ा क्या। साथियों नेचुरल फार्मिंग अपनी सब्जेक्ट चल रही थी। नेचुरल सब्जेक्ट में, नेचुरल जो फार्मिंग सब्जेक्ट थी इसमें आपको पता है केमिकल फ्री होती है। इसका पहला टॉपिक था कि पहले कैसे खेती करते थे, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। इसके साथ में ही जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो क्या होती है। अपन ने बात की कि 10,000 ईसा वर्ष पूर्व खेती की क्या हुई, शुरुआत हुई। इसके साथ साथ में 10,000 ईसा वर्ष पूर्व खेती की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद में अब आपको पता है कि धीरे धीरे विकास हुआ, ऐसे तो नहीं कि एक साथ ही इसका विकास हो गया। फिर इसके बाद में 5,000 वर्ष पूर्व ये क्या आई, एक मतलब एक उन्नत अवस्था में आई। उन्नत अवस्था में आने के बाद में क्या हुआ साथियों, धीरे धीरे अपने को इसके प्रमाण मिले कि इस प्रकार से ये खेती क्या हुई, शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में आज भी टेक्निक्स का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले एक वर्ष में एक फसल लेते थे, फिर एक वर्ष में 2 फसलें लेने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। फिर विकास के अपन ने सारणी पढ़ी कि 7,500 बिफोर क्रिस्ट अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा जो डोमेस्टिकेशन ऑफ जो कैटल वगैरह है उनके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद में अपन ने और भी पढ़ा, जैसे 10,000 ईसा पूर्व अपन जो बिफोर क्रिस्ट है उसके उसमें क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग स्टार्ट हुआ था ईरान और इजराइल में। और क्यों हुआ था, क्योंकि शिकार के लिए ये क्या रहते थे, बेस्ट रहते थे, क्या, डॉग। इसमें क्या करते थे, हेल्प करते थे। इसके साथ साथ में अपन ने पढ़ा 8,700 ईसा पूर्व किसका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, भेड़ का हुआ। 8,700 ईसा पूर्व किसका हुआ, 8,700 ईसा पूर्व अपने हुआ जो 8,700 ईसा पूर्व तो हुआ किसका, भेड़ का। और 7,700 बिफोर क्रिस्ट किसका हुआ, जो बकरी है उसका, गोट का हुआ। फिर इसके साथ में ही अपन ने पढ़ा कि जो 6,000 ईसा पूर्व है उसमें अपन ने पढ़ा कैटल वगैरह का। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो अपने जो आयरन है, आयरन का यूज कब करने लगे, मिडिल कास्ट में, 1400 बिफोर क्रिस्ट। इस प्रकार की अपन ने बहुत सारे टर्म्स पढ़ी। और भी अपन ने पढ़ा था जो 2200 बिफोर क्रिस्ट है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा, बफेलो का जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। इस प्रकार के तमाम बहुत सारे हैं, आप आराम से याद कर सकते हो अगर इनका आप रिवाइज करते हो। साथियों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों नेक्स्ट अपना टारगेट रहेगा 1K तक का। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।